नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप बेहतर निवेश करके एक बेहतर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और जितना जल्दी आप अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे उतना बेहतर भविष्य बना पाएंगे। आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी बड़े सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आप छोटी छोटी सेविंग से अपने चॉइसेस को या फिर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे करें अपने सपनों को पूरा, कैसे करें बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग, यही योर मनी आपको बताता है। अगर आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या खामियां हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्या अच्छी बातें हैं, तमाम बातें हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको अपने पोर्टफोलियो की भेजनी होती है, तो कन्वीनियंट रहेगा अगर आप ईमेल भेजें yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी अपने क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, तो आप लाइव शो वॉच भी कर सकते हैं। प्लस अपनी क्वेरीज सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर पर जाकर सीएनबीसी आवाज के हैंडल को चुने, वहां पर #AskAwaz लिखकर अपना सवाल हमें भेज दीजिए। आज आपके सभी सवालों के आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ले उससे पहले आज थोड़ा सी चर्चा पीपीएफ और एनपीएस पर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल हैं जो आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और यूजुअली कोई भी इन्वेस्टर अपने रिटायरमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए या फिर पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए इनमें इन्वेस्ट करता है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लॉन्ग टर्म टूल्स हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से बेहतर कौन सा है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या और सैलिएंट फीचर्स हैं। तो पंकज जी बताइए पीपीएफ के बारे में पहले तो, कि पीपीएफ में निवेश करने के क्या फायदे हैं, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी क्या बातें हैं। नमस्कार दीपाली। देखो, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की अपनी खूबियां हैं, तो ये कहना भी मुश्किल है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, क्योंकि अपने अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं दोनों प्रोडक्ट्स की। तो पीपीएफ की अगर बात करें, पीपीएफ बहुत बहुत पुराना प्रोडक्ट है और काफी पॉपुलर है इंडिया में। खास बात यह है कि ये क्योंकि सॉवरेन प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट की गारंटी है इसके ऊपर, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है। हालांकि हर क्वार्टर में रिव्यू होता है और टाइम टाइम पर बदलता भी रहता है, लेकिन जो एक बार फिक्स कर दिया तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो मिलता रहेगा। यानी कि मार्केट लिंक नहीं है, फिक्स है। और अभी इस वक्त की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% पर एनम है। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज है एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबके नाम पर अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है, जैसे मैंने कहा कि एक अकाउंट एक व्यक्ति के नाम पर और 1.5 लाख की लिमिट। और इसमें आप किस्तों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक साथ 1.5 लाख आप चाहें तो पूरा एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये भी किया जा सकता है। अब दूसरी बात, इसके जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो ये हैं कि आपने देखा है कि अक्सर जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन पीपीएफ का जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। तो ये सबसे अट्रैक्टिव बना देता है इसको। और साथ ही जब आप डिपॉजिट करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स में छूट मिलती है। अब 80C की लिमिट जो है वो 1.5 लाख की है, तो 1.5 लाख के अंदर इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। या तो पूरा आपने पीपीएफ में किया हो या फिर ज्यादा किया है तो लिमिट 1.5 लाख की रहेगी, लेकिन पीपीएफ पर आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर बस ये है कि 15 ईयर्स का अकाउंट है, तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बीच में लोन की सुविधा है, 2 साल पूरे होने के बाद में आप लोन भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप 7 फाइनेंशियल ईयर से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन जो अकाउंट है 15 ईयर्स का है, और 15 ईयर्स के बाद आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो जितनी बार चाहें आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंशन पॉसिबल है। और ये है कि बीच में लिमिटेड विड्रॉल है, लिमिटेड लोन है। बट अच्छी बात यही है, जैसे मैंने कहा, कि इसके ऊपर गवर्नमेंट गारंटी है। और साथ ही एक और भी है, कोई भी कोर्ट पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं कर सकती। किसी केस में अगर कोई ऐसा होता है, रिकवरी आती है, कुछ है, तो पीपीएफ का पैसा, पीपीएफ का अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। वो भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है। और तो ये तो पीपीएफ के बारे में बताया। एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस के बारे में बताइए पंकज जी।
देखिए एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक है। एनपीएस में आप कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपके रिटर्न होंगे वो मार्केट लिंक हैं। और आपके पास ये भी सुविधा है कि आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। आप चाहे तो मतलब इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप 75% तक अपने इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एज के हिसाब से ये कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये है क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इक्विटी में अच्छा पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएशन का, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि 60 ईयर्स के बाद भी अगर पैसे आप विड्रॉ करेंगे, मतलब 60 ईयर्स के बाद यदि आप पूरे पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में तो ये होगा कि सिर्फ 20% ही लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। बाकी का जो पैसा है वो आपको कंपलसरी पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। ये हम बात करें टियर 1 अकाउंट की, जो कि पेंशन के लिए बना है। और 60 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं 60% लमसम में, और फिर भी आपको 40% पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। तो जो पीपीएफ में था कि अपनी चॉइस से आपने पैसा विड्रॉ निकाल लिया, फिर अपने हिसाब से कहीं भी उसको यूज किया। यहाँ पर कंपलसरी आपको आईआरडीए अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करके पेंशन लेनी होगी। तो थोड़ा सी रेस्ट्रिक्शन है, बट एक बेनिफिट इसका ये है कि आपको जो 1.5 लाख की लिमिट है 80C में, उसके अलावा अंडर सेक्शन 80CC D1B आप 50,000 रुपए एडिशनल यहाँ पर डिपॉजिट करके उस पर अलग से टैक्स में छूट पा सकते हैं, जो इसको अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, ठीक है। तो पीपीएफ और एनपीएस के बारे में पंकज जी ने काफी सरल भाषा में आपको समझाया क्या खूबियां हैं, क्या फायदे हैं। और अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है पीपीएफ या फिर एनपीएस से जुड़ा हुआ, तो आप योर मनी में कभी भी भेजकर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन हम बिना देरी के क्वेश्चन को करते हैं शामिल। पहले कॉलर दीपक हमारे साथ मौजूद है, जो कि हापुड़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी एक एसआईपी चल रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये मंथली। तो मैं अभी 4,035 4,000 के समथिंग और एसआईपी करना चाहता हूँ। तो कौन कौन से फंड मेरे लिए अच्छे रहेंगे? मेरी उम्र 28 ईयर है। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, जो आपके पास ये 4 फंड्स हैं, ये कब से आप इनमें एसआईपी कर रहे हैं? नहीं, एक पराग पारिक है। अच्छा एक ही फंड है बाकी अभी आपके पास? जी जी जी। अच्छा, और इसमें कितनी एसआईपी चल रही है आपकी? 2,000 रुपये मंथली चल रही है जी। और कितना ऐड कर सकते हैं अगर पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं तो? जी 4,000 रुपये। ठीक है, लॉन्ग टर्म का ही विजन है आपका, करेक्ट? जी 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 जी, 15 साल कम से कम। ठीक है, तो पंकज जी एक फंड है इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें 2,000 ये डाल रहे हैं। शायद जो पोर्टफोलियो हमारे पास है ये पुराना पोर्टफोलियो होगा इनका। ये 4,000 और ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, तो बताइए क्या करें, क्या सजेशंस? जी बिल्कुल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो तो एक डाइवर्सिफाइड फंड है और इसका लार्ज कैप और मिड कैप में एक्सपोजर है, साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। अब साथ में क्योंकि लंबी वक्त की बात की है आपने, लंबा नजरिया है, तो मैं कहूंगा कि एक आप स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड को शामिल कर लें। मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, उसे कंसिडर कर सकते हैं। और स्मॉल कैप फंड में आप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें से कोई फंड आप सिलेक्ट कर लें। तो एक स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड लेने ऐड करने की मैं आपको सलाह दे रहा हूं। 4,000 करने हैं तो 2,000 रुपए दोनों स्कीम में आप कर लीजिए। ठीक है, तो एक मिड कैप एक स्मॉल कैप फंड्स कर सकते हैं आप शामिल। फंड्स के नाम भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे महेश भंडारी से, एमपी से हमारे साथ मौजूद है। महेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ गुड इवनिंग मैडम, मेरा एक क्वेरी था, जैसे अभी एसटीपी के अंदर सिंगल फंड हाउस में होता है राइट, कि अगर मेरे पास में एक फंड हाउस में दो फंड है, तो एक फंड से मैं दूसरे फंड में कर सकता हूँ। मेरा क्वेरी ये था कि अभी क्या सेबी या कहीं से सर्कुलर है कि एक फंड हाउस से मैं दूसरे सीधे फंड हाउस में एसटीपी कर सकता हूँ? क्लैरिफाई करूँ, पूछ लेते हैं, पंकज जी मदद करेंगे आपकी। हाँ पंकज जी बताइए, ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। फंड्स की जगह क्या फंड हाउसेस भी स्विच कर सकते हैं क्या इसके थ्रू? महेश जी अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है,
आप सेम फंड हाउस की मल्टीपल स्कीम में कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक लिक्विड फंड में पैसे पार्क कर दिए और उसी फंड हाउस की एक स्कीम या एक से ज्यादा में भी पॉसिबल है, आप कर सकते हैं स्विच। उतना जितना पैसा है जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिक्विड फंड में करें और वहां से आप एचडीएफसी के इक्विटी फंड में ट्रांसफर करें, वैसा संभव नहीं हो पाएगा। ओके, राज दुबे हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। राज, गुड इवनिंग, बताइए आपका सवाल क्या है। इनफैक्ट इन्होंने ईमेल के थ्रू ये सवाल भेजा है, माफी चाहूंगी। इनकी उम्र 33 साल है और 8 साल में 15 से 20 करोड़ का टारगेट है। तो टारगेट तो काफी अग्रेसिव है इनका। एक बार इनके फंड्स देख लेते हैं। और पहले तो मैं, इनके पास काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है। क्वांट टैक्स प्लान है, 1000 रुपए पर वीक ये इसमें डालते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1000 पर वीक, आईसीआईसीआई प्रू टेक 4000 पर वीक। क्वांट एक्टिव एक्सेस मिड कैप में भी 3 to 4000 पर वीक, एक्सेस स्मॉल कैप। क्वांट वैल्यू फंड है, 5000 रुपए डालते हैं हर 15 दिन में। और पीजीएम के फ्लेक्सी कैप है 5000 मंथली। और एसबीआई फोकस भी है 1000 डेली। तो अब तक इनका जो पोर्टफोलियो है लमसम ये करीब करीब 2.25 लाख के आसपास का है। इसके अलावा 9 लाख रुपए इन्होंने पीपीएफ में डाले हुए, जो 8 साल बाद इनको 31 लाख मिलेंगे। ईपीएफ में 9.5 लाख, जो कि 8 साल बाद 60 लाख मिलेंगे। और ईसॉप्स भी हैं इनके पास, प्लस और भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट है इनके। इक्विटी में भी इन्होंने किया हुआ है, जो कि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मैं पहली बार ऐसा पोर्टफोलियो देख रही हूँ पंकज जी, जहां पर म्यूचुअल फंड्स में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पैसे ऐड किए गए हैं। यूजुअली मंथली बेसिस पे एसआईपी के थ्रू ज्यादा क्वेरीज हमें आती हैं। तो बताइए, आपने कैलकुलेशन की होगी इनके पोर्टफोलियो की, इनकी चॉइसेस प्लस इनके गोल पर क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल दीपाली, देखिए ये तो अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति यदि मतलब बड़ा पोर्टफोलियो है और एसआईपी काफी है, तो मंथली करने की बजाय यदि आप वीकली करें, डेली करें, तो उससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलता है। क्योंकि महीने में एक बार किया और उस दिन मार्केट मान लीजिए ऊपर था, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा जो निचले स्तरों पर मिल सकता था। तो इसके लिए फर्दर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऐसा करना सही है। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, तो इनके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इंटरनेशनल फंड यहां पर मिसिंग है। तो अगर नजरिया, हालांकि 8 साल की ही बात कर रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि इंटरनेशनल फंड को भी इंक्लूड करना चाहिए थोड़ी मात्रा में। अपने पोर्टफोलियो का 5-10% आप रखें, लेकिन इसको भी इंक्लूड करें। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड मैं लेने की सलाह दूंगा। तो ये थोड़ा सा इनको एक ऐड करना है, बाकी बदलाव कुछ नहीं है। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने क्योंकि डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके और बंद कर दिया है, और फिर इन्होंने रेगुलर में करके बंद कर दिया है, और अभी डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी क्योंकि जानना चाहते हैं कि क्या वहां से स्विच करना चाहिए, तो होता यह है कि जब आप रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में स्विच करेंगे तो वहां पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है, और साथ ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है। आपने कितने टाइम तक उसको होल्ड किया है उस हिसाब से। और इनके जो इक्विटी में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, हालांकि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट इन्होंने खुद ही बताया है कि 8 साल के बाद कितना पैसा बन सकता है, ईपीएफ, पीपीएफ, उन सबको मैंने कैलकुलेट किया। तो उसके हिसाब से भी दीपाली 15 करोड़ रुपए बनने बहुत मुश्किल हैं। मतलब क्योंकि अगर 1 लाख के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं और बाकी जो लमसम है, सब कुछ है, उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो इनको अब ये अगर फोन पे होते मैं कुछ और पूछता, लेकिन या तो इनको अवधि बढ़ानी पड़ेगी ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके लंबी अवधि में, और ये मुमकिन हो पाए। अदरवाइज इन्हें अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे कई फोल्ड बढ़ाना पड़ेगा, तब ये संभव हो पाएगा। और इनका दीपाली एक सवाल और भी है जो ईमेल में है, एनपीएस को लेकर। आप कहें तो उत्तर उसका भी मैं साथ में दे दूं। जी बताइए। एनपीएस में उन्होंने जानना चाहा है कि क्या मुझे एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और वो एक बड़ी राशि इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरी सलाह ये होगी, क्योंकि एनपीएस भी मार्केट लिंक है और आप म्यूचुअल फंड में भी कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में आपके पास ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा चॉइसेस होती हैं। तो मैं कहूंगा कि जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में भी कहा था एनपीएस के बारे में, कि 50,000 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अलग से टैक्स में एडिशनल छूट पाते हैं। तो साल में 50,000 रुपए तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में जो स्कीमें किया है, इन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट को जितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो आप इसे बढ़ाइए। ओके,
चलिए, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर एनपीए से जुड़ी तमाम बातें बताई गई हैं, उसी के हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी और आपके सवालों को आंसर करने के लिए पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ योर मनी मैनेजर से। और अगला सवाल ले लेते हैं एमके सिंह रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है। गुड इवनिंग मैडम। सवाल ये है मैडम, मैं रिटायर किया हूँ, करीब 2.5 साल हो गया है। मेरे पास जो कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे थे मैंने डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूँ। मेरे को वही सही सजेशन चाहिए कि अच्छा ठीक है, तो आप अभी आपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें एसबीआई कंजर्वेटिव, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट और आईसीआईसी प्रू बैलेंस फंड है। तो आपको बस इन्हीं फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या बदलाव करने हैं, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करने या कोई और भी सवाल है? इन्वेस्टमेंट है लेकिन मैं ज्यादा उसमें लिखा नहीं, तो यही जानना था कि कुछ बदलाव करना है या इसी में यदि बदलाव करता हूँ तो एक मुश्त जो पैसा मिलेगा उसको मैं कहाँ फिर खर्च करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? ठीक 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 है, तो ये रिटायरमेंट के बाद की रकम है तो थोड़ी सी डेलिकेट इन्वेस्टमेंट होती है। बट पंकज जी बताइए, जहां ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्हीं के साथ कंटिन्यू करें या बदलाव करें? दीपाली बिल्कुल सिंह साहब को ये कहना चाहूंगा कि आपने अच्छे फंड चूज किए हैं। ये सब हाइब्रिड फंड हैं और कुछ कंजर्वेटिव कुछ अग्रेसिव, लेकिन हाइब्रिड फंड में किया हुआ ये सही चॉइस होती है। देखिए, हमेशा रिटर्न्स की बात नहीं सोचनी चाहिए और स्पेशली जब रिटायरमेंट के बाद का पैसा हो। यंग एज में ठीक है, जब आप 25% ऊपर सोचते हैं तो आपको ये भी पता है कि वो 15-20% नीचे भी आ सकता है। तो आपके हिसाब से बहुत अच्छे फंड्स हैं, आप बिल्कुल इनमें बने रहिए। ठीक है, तो इन्हीं फंड्स के साथ कंटिन्यू कीजिए, किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। बस टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें और योर मनी में आकर इन पर राय लेते रहें। अगले कॉलर से बात करेंगे, विश्वजीत हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वजीत साहू साहब बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मैं अभी इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 मंथ से शुरू किया हूँ म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो मेरा 2 अभी एसआईपी है, एक हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में और एक्सिस स्मॉल कैप में। तो मैम मैं ये जानना था कि मेरा एक टारगेट है कि विद इन 15 to 20 ईयर्स में कुछ 2 to 3 करोड़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरा ये में। तो क्या मतलब कुछ सजेशन कि मैं और क्या कितना मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करूं और किसमें कौन सा एसआईपी मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक पोर्टफोलियो का आइडिया मुझे चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये जो आप 8,000 रुपए भी डाल रहे हैं एसआईपीज में, इनको कितना टाइम हो चुका है? हम ज्यादा नहीं, कुछ 2 महीना हुआ है। 2 महीने में, ठीक है। तो 8,000 के आसपास के एसआईपी एक्सिस स्मॉल कैप में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप में, दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स इन्होंने लिए हुए हैं अलग अलग फंड हाउसेस के पंकज। लेकिन 2 से 3 करोड़ का टारगेट है 15 से 20 साल में। कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किन फंड्स में करें, बताइए। विश्वजीत जी, ऐसा है कि अगर आप 15,000 महीना करते हैं और 15 साल के लिए तो करीब 71 लाख बन पाते हैं अगर मैं 12% का एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट करूं, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, बट हिस्टोरिकली जो हमने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आप लगभग इतना पैसा बना पाएंगे। तो आपको एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा टाइम पर। अगर अभी इस वक्त पर इतना नहीं बढ़ा सकते हैं अभी, क्योंकि आप सिर्फ 8,000 रुपया कर रहे हैं शायद 2 स्कीम में और आप कह रहे हैं कि 15,000 कर सकते हैं, तो 15 तो कीजिए और साथ में समय के साथ आपको इसको और भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपका लक्ष्य 2 से 3 करोड़ है और 15 की जगह 20 साल करेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे दीपाली ने अभी कहा कि आपने 2 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया और दोनों स्मॉल कैप, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा कि यदि 2 स्मॉल कैप हैं उसमें से आप एक्सिस स्मॉल कैप से एग्जिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्कीम खराब है, लेकिन क्योंकि 2 हैं तो एक मैं सलाह दे रहा हूं। उसकी जगह पर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें आप निवेश कर लीजिए। ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो आपके पास एक लार्ज एंड मिड कैप हो जाएगा, साथ में एक स्मॉल कैप फंड हो जाएगा। और साथ ही क्योंकि नया पैसा भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, 8 के अलावा 7,000 और करेंगे आप, यदि 15 कर रहे हैं तो आप एक निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को भी ऐड कर लीजिए, तो आपके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड भी हो जाएगा। तो
तो इस तरह से आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, तो आपको चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं, आपको फंड्स के नाम भी बताए गए हैं कि किन फंड्स में आप एडिशन कर सकते हैं। एक्सेस ग्रोथ, कैनरा रोबोको, इमर्जिंग इक्विटीज कर सकते हैं, और 15,000 के आसपास डालेंगे तो 71 लाख जोड़ लेंगे, और अपने टारगेट को फिर हासिल करने के लिए आपको कम से कम 30-35 हजार रुपए डालने पड़ेंगे। धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़े आप इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए पंकज जी, अब आपके टॉप 4 फंड्स भी पूछ लेते हैं, कौन से रहेंगे वो फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो? बिल्कुल, देखिए, एक मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, इस फंड की मैं सलाह दूंगा। और कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, ये स्मॉल कैप कैटेगरी का अच्छा फंड है। और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, ये एक मिड कैप फंड रहेगा। ये मेरी चॉइस के 4 फंड्स। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स कर लीजिए नोट। आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, इन फंड्स में आप कर सकते हैं निवेश। चलिए, शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए, अपनी क्वेरीज भेजने के लिए, सभी क्वेरीज पर आंसर करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को मदद करने के लिए कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।